दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम रेशमा है। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। आर्थिक तंगी के कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी के बारे में सोचना भी मेरे लिए आसान नहीं था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं सिलाई का काम शुरू कर सकती हूँ। मेरे पास एक पुरानी सिलाई मशीन थी जो मुझे दहेज में मिली थी। मैंने उसे ठीक किया और मोहल्ले में ऐलान करवा दिया कि जो भी महिलाएं कपड़े सिलवाना चाहती हैं, मुझसे संपर्क कर सकती हैं। धीरे धीरे मुझे कपड़े सिलवाने के ऑन ऑर्डर मिलने लगे। मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने के बाद मुझे थोड़ा आत्मविश्वास आया। हालांकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनत और लगन से मैंने इस काम को अपना लिया। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर था कि कैसे सब कुछ होगा, लेकिन समय के साथ मेरा काम बढ़ता गया। मेरे पास अब औरतों का आना जाना शुरू हो गया था। किसी को कपड़े सिलवाने थे तो कोई सिलवाए कपड़े लेने आती थी। इस सिलाई के काम ने मेरे घर को एक नई रौनक दी और थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, जिससे घर का खर्चा कुछ हद तक संभलने लगा। धीरे धीरे मेरे काम का दायरा बढ़ने लगा और दूर दूर से भी लोग कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। उसके बाद मैंने कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। अब मेरे पास लड़कियां रोज प्रशिक्षण करने भी लगी। इस तरह मैंने सिलाई मशीन को बेहतरीन चलाने का तरीका सिखाया। कई दिनों तक मैं उन्हें ट्रेनिंग देती रही और जब वे थोड़ी अच्छी तरह से सिलाई सीख गई तो मैंने उन्हें भी कपड़े सिलने का काम देना शुरू कर दिया। कुछ लड़कियां बहुत छोटी थीं और मैंने उन्हें सिलाई मशीन चलाना सिखाना शुरू किया। कुछ दिनों तक मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी, लेकिन शुरू में उन्हें काम में काफी दिक्कतें आईं। कई बार कपड़ा मशीन में फंस जाता, सुई टूट जाती या फिर मशीन की टांग खराब हो जाती। एक दिन मेरी एक लड़की की सिलाई मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया था और मैंने बहुत कोशिश की कि मशीन ठीक हो जाए, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा कि वह अपनी मशीन ठीक करवा कर आए। तभी मेरा भाई खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में जाकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देखा कि मेरा भाई उस लड़की से कुछ पूछ रहा था। तुम छुट्टी लेकर घर क्यों जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरी मशीन में कपड़ा फंस गया है, इसीलिए मशीन खराब हो गई है। दीदी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवा कर आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा भाई बोला, यह क्या बात हुई बाहर से मशीन ठीक करवाने की, जब घर में ही कोई है जो मदद कर सकता है। लड़की ने तुरंत कहा, अगर आप मेरी मशीन ठीक कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, वरना मुझे बाबा को कहना पड़ेगा कि मशीन बड़े बाजार में भिजवाएं और बाबा साइकिल पर मशीन ले जाते वक्त गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की बात सुनकर मेरा भाई ने मशीन की जांच पड़ताल शुरू की और बोला, तुम्हारी मशीन में जंग लग गया है, ये बुरी तरह जाम हो चुकी है। लगता है तुम्हारी मशीन को किसी खोला नहीं है, इसे ठीक से खोलना पड़ेगा। लड़की ने हैरानी से पूछा, मतलब आप मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? मेरा भाई हंसते हुए बोला, नहीं, मैं इस काम में माहिर हूँ। लड़की खुशी से बोली, ठीक है, मुझे एक सूट सिलना है, जल्दी कर दीजिए। मेरे भाई ने बोला, तब ठीक है, तुम जल्दी से मेरे कमरे में अकेली आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की थोड़ी घबराई, लेकिन भाई ने बताया, मेरे सारे औजार कमरे में ही है, इसीलिए मशीन वहीं ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर मेरा भाई के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म करके चारपाई पर रख दिया, लेकिन काफी समय हो गया और वे दोनों कमरे से बाहर नहीं आए। और पता नहीं, कुछ अजीब तरह की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। दोनों जवान थे, इसीलिए मैं थोड़ी चिंतित हो गई। मैंने कुछ देर इंतजार किया और सोचा कि अगर मैं अंदर जाती हूं तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो सकता है। काफी देर बाद मैं भाई के कमरे की ओर जाने लगी। तभी लड़की मशीन लेकर बाहर आई और बोली, दीदी मशीन ठीक हो गई है। मुझे राहत मिली कि मशीन ठीक हो गई और मेरा भाई अपने कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोस में शादी थी और उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। समय की कमी के कारण मैं थोड़ी चिंता में थी, लेकिन भाई ने लड़की की मशीन जल्दी ठीक कर दी, जिससे मेरा काम आसान हो गया। खाना खाने के बाद मेरा भाई बोला, आगे से अगर किसी की मशीन खराब हो तो मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूं। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी। इस काम से मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे और इस वजह से मैं बहुत खुश थी।
इस काम में मेरा भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और दुकान को पूरी मेहनत से चलाया। जब भी वह घर पर होता, मुझे मशीनों की चिंता नहीं रहती थी। आसपास की लड़कियां जो मेरे पास सिलाई सीखने आती थीं, अगर उनकी मशीनें खराब हो जाती तो मैं उसे बताती और वह तुरंत ठीक कर देता था। सास ससुर की देखभाल करना, उनके खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी थी। उनके बिना घर की देखभाल करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। साथ ही मुझे घर के कामों के अलावा से लाई का काम भी करना पड़ता था। मुझे सास ससुर की सेहत को लेकर हमेशा चिंता रहती थी। जब भी उनके स्वास्थ्य में कोई बदलाव आता, मैं तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती और उन्हें ठीक कराने की पूरी कोशिश करती। उनकी देखभाल करना एक कठिन काम था, लेकिन मैंने इसे अपनी जिम्मेदारी माना और पूरी मेहनत से किया ताकि वे स्वस्थ रहें। एक दिन हमेशा की तरह मैं कपड़े सिलाई कर रही थी कि उसी लड़की की मशीन फिर से खराब हो गई, जो कुछ दिन पहले भी खराब हो चुकी थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांटते हुए कहा, इतने दिन से तुम्हें सिलाई सिखा रही हूं, फिर भी अब तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरी डांट सुनकर वह लड़की रोने लगी। गुस्से में मैंने कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ। ठीक उसी वक्त मेरा भाई घर आया। उसने लड़की को रोते हुए देखा और पूछा, दीदी ये क्यों रो रही है? मेरा भाई आसपास की सभी लड़कियों को जानता था और उनसे अच्छे संबंध भी रखता था, इसलिए वह उनसे चिंता जताते हुए बात करता था। मैंने गुस्से में था है, इसे काम से निकाल दूं, ये जानबूझकर मशीन खराब कर देती है। मैंने जैसे ही यह कहा, मेरे भाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गुस्से से मैंने कहा, मैं परेशान हूं और तुम हंस रहे हो। भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीनें ही ऐसी होती है, जल्दी खराब हो जाती है। वह जमाना गया जब नई मशीनें सालों तक चलती थी। अब तो ऐसा सब कुछ लोकल हो गया है। मुझे भाई की बातें समझ में आ रही थी। वह अपनी दुकान पर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन जब भी घर आता हमारी मशीनें ठीक करने में लग जाता। घर की लड़कियां भी ये जान गई थी कि अगर उनकी मशीन खराब हो तो भाई उसे तुरंत ठीक कर देगा। मुझे ये सब कुछ अजीब लगता था। कभी कभी ऐसा लगता था कि यह मशीनों की खराबी सिर्फ एक बहाना है ताकि लड़कियां उसे बार बार बुला सकें। उनके बीच हसीन जांक होता रहता और मैं बस सब कुछ देखती रहती। जब मैंने भाई की तरफ घूर कर देखा तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कहा, दीदी जीजा का फोन आया था, आप उनसे बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि ये मुझे मस्का लगा रहा है, मगर अब पति का फोन आ गया था तो मैं सब कुछ भूल गई। मैंने भाई से मोबाइल लिया और अपने कमरे में चली गई। कई दिनों से पति से बात नहीं हुई थी तो बहुत सारी जरूरी बातें करनी थी। करीब 1 घंटे बात करने के बाद जब मैं कॉल काटने ही वाली थी तो पति बोले, मम्मी पापा से भी बात करवा दो। मैंने मोबाइल उठाया और सास ससुर के कमरे में जाकर उन्हें भी बात करवा दी। वे भी बहुत खुश हो गए। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरा भाई वहां नहीं था। तभी एक लड़की ने बताया कि वह रिया की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की ओर इशारा किया। मुझे थोड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरा भाई और रिया अब तक अंदर थे। कुछ समय बाद वे दोनों बाहर आ गए। तभी मुझे याद आया कि मैंने भाई के लिए खाना गर्म नहीं किया था। पति से बात करने में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे खाना देना ही भूल गई थी। मैंने उससे कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। मगर मेरा भाई मुस्कुराते हुए बोला, नहीं दीदी मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। और वह मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। मैंने सोचा पेट कैसे भर गया इसका। मैं थोड़ी देर तक यही सोचती रही। तभी मेरी नजर रिया और बाकी लड़कियों पर पड़ी जो धीरे धीरे बात कर रही थी। रिया का चेहरा लाल हो गया था और वह खुश नजर आ रही थी। ये सब देखकर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। रिया की मशीन तो ठीक हो गई थी और मैंने देखा कि बाकी लड़कियां अपने अपने काम में लग चुकी थी। मैंने भी खुद को कपड़े सिलाई करने में व्यस्त कर लिया। पिछले कुछ महीनों से मेरा मन लगातार अपने पति अमित की यादों में उलझा रहता था। मेरी भी मशीन अब सर्विसिंग मांग रही थी। मेरा मन अब वो करने के लिए उतावला हो रहा था। मैंने कई बार अमित से कहा था कि वह घर आ जाए ताकि मेरे अंदर की आग बुझ जाए, पर हर बार उसका एक ही जवाब होता था, अभी पैसे कमाने हैं। मुझे पता था कि वह जो भी कर रहा है हमारे भविष्य के लिए ही कर रहा है, लेकिन अब उसकी दूरी मुझसे सहन नहीं हो रही थी।
मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि चाहे कम कमाई ही सही, पर वह घर पर होता तो मैं उसे रोज देख पाती, उसकी देखभाल कर पाती और हम साथ होते। मगर हर बार हकीकत सामने आ जाती और मैं चुपचाप सिलाई में लग जाती थी। सिलाई अब मेरे लिए एक ऐसा जरिया बन गया था जिससे मैंने सिर्फ अपने मन को बहला रही थी, बल्कि घर की आर्थिक मदद भी कर रही थी। जो भी पैसे कमाती सास ससुर के हाथों में रख देती और इससे उन्हें भी राहत मिलती थी। मुझे भी संतोष होता कि मैं कुछ कर पा रही हूं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मुझे यह भी देखने को मिल रहा था कि लड़कियों की सिलाई मशीनें बार बार खराब हो रही थी। मैंने उन्हें कई बार समझाया कि मशीनों को ध्यान से चलाएं, लेकिन हर दिन किसी न किसी की मशीन खराब हो ही जाती थी। हर दिन मशीन ठीक कराने की परेशानी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद मुझे ही मशीन ठीक करना सीख लेना चाहिए। लेकिन फिर अपनी अनपढ़ता का ख्याल आ जाता और ये सोच वही खत्म हो जाती। ये सिलाई मशीन मेरी सास की थी और जब तक वह स्वस्थ थी इसी मशीन से कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई। वह कहने लगी कि उसकी बेटी की शादी है और वह चाहती है कि मैं उसकी बेटी के दहेज के सारे कपड़े सिल दूं। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से भर उठी। इन दिनों मेरे पास कोई खास काम नहीं था और यह मौका मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं और मैं वक्त पर कपड़े सिलवा दूंगी। वह मुझे ढेर सारी दुआएं देकर कपड़े मेरे पास छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी सभी लड़कियों से कहा, अब हमारे पास बहुत काम है और वक्त कम है, इसीलिए अपनी मशीनों का ध्यान रखो। अगर किसी की मशीन काम के दौरान खराब हुई तो उसे मैं काम से निकाल दूंगी। मेरी इस बात पर एक लड़की हंसते हुए बोली, दीदी आज आपका भाई आएगा, हम सब अपनी मशीनें उसी से ठीक करवा लेंगे। उस लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जिसे उस वक्त मैं समझ नहीं पाई। मैंने इसे हल्के में लिया और सोचा, चलो भाई आ जाएगा तो मशीनें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ खटकने लगा था। मेरे भाई और लड़कियों के बीच का व्यवहार मुझे कई बार अजीब लग चुका था। मैंने पहले कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। मेरा भाई एक जिम्मेदार लड़का था और हमेशा घर के कामों में मदद करता था। उसे मशीनों की अच्छी जानकारी थी और जब भी किसी की मशीन खराब होती वह खुशी खुशी उसे ठीक कर मेरी बातों को हल्के में ले रही है। उस समय मैं कपड़ों को चेक कर रही थी, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है, जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। यह सुनकर लड़कियां ना जाने क्यों इतनी खुश हो उच्चक थी। मेरा भाई पहले तो झिझकते हुए बोला, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा, जाओ किसी और से अपनी मशीन ठीक करवा लो, वैसे भी तुम सब मुझसे फ्री में काम करवाती हो। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन लड़कियों के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी एक लड़की हंसते हुए बोली, हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती है, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सिल देंगे। यह सुनकर मेरा भाई जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज किसी न किसी की मशीन ठीक कर देता हूँ और बदले में तुम सिर्फ मेरी बीवी का एक सूट सिलाई करके दोगी। यह सुनकर मैं भी हंसने लगी। मेरा भाई फिर बोला, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं आती, इसलिए मुझे माफ़ करो, मेरी दीदी ही मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई करेगी। कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराई और लड़कियों से कहा, अभी मेरा भाई बहुत छोटा है। तभी एक लड़की ने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, आपका भाई का इतना लंबा हो गया है, फिर भी आप इसे छोटा कहती हैं। भाई मेरी ओर देखने लगा, शायद ये जानने के लिए कि मैं क्या जवाब दूंगी। उसकी आंखों में मजाक और शरारत झलक रही थी। वह इस तरह की बातों का खूब मज़ा ले रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि भले ही वह उम्र में बड़ा दिखने लगा हो, असल में अभी भी उसकी शादी और जिम्मेदारियों के लिए तैयार होने का समय नहीं आया था। हमारे घर के हालात भी वैसे अच्छे नहीं थे। मैंने सोचते हुए कहा, लंबा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शादी कर दी जाए। शादी के लिए और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। हम इसकी शादी 5 साल बाद करेंगे। मेरी यह बात सुनकर भाई हंसने लगा और लड़कियां भी मुस्कुरा उठी। उसके बाद मैंने कहा, अब जल्दी से काम करो, तब तक मैं अपने भाई का खाना गर्म कर देती हूँ। यह कहकर मैं किचन में चली गई और खाना गर्म करने लगी। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा, मेरे मन में आई और लड़कियों के बीच जो हंसीम जाग चल रहा था वह एक हद तक ठीक था, लेकिन मुझे चिंता होने लगी कि कहीं यह मजाक किसी गलत दिशा में न चला जाए। लड़कियां जवान थीं
और इस तरह की बातों में आसानी से उलझ सकती थी। मेरा भाई की उम्र और जिम्मेदारियां अब बढ़ रही थीं, लेकिन वह अभी भी बचकाने अंदाज में जी रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वह ऐसी किसी स्थिति में फंस जाए जहां उसे समझ ना हो कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने सोचा, अमित ने भी तो कम उम्र में ही शादी कर ली थी और हमारी शादी के बाद हालात ऐसे हो गए कि उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी उसी रास्ते पर जाए जहां उसे अपनी बीवी से दूर रहना पड़े और दोनों को अकेलेपन का सामना करना पड़कियां बारी बारी मेरे भाई के कमरे में जा रही थीं। तो मुझे समझ नहीं आया कि वह अंदर जाकर ऐसा क्या जादू करता था कि सबकी सिलाई मशीनें एकदम ठीक हो जाती थीं। उस दिन भी उसने सबकी मशीनें ठीक की और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन से मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए किसी लड़की को काम से उठने नहीं दिया। उस दिन मेरा भाई भी घर नहीं आया था, कपड़े बहुत सारे थे, इसलिए मैं खुद भी बिजी थी। मैंने सोचा था कि जल्दी काम खत्म होते ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, क्योंकि कई दिनों से वहां जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन मेरी खुद की सिलाई मशीन खराब हो गई। कपड़ों का ढेर पड़ा था और मैं नहीं चाहती थी कि लड़कियां इतने कीमती सूटों की सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। सुबह सवेरे ही मशीन खराब हो गई थी। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, दीदी आप क्यों फिक्र कर रही है, आपका भाई है ना, वह आपकी मशीन ठीक कर देगा। ये सुनकर बाकी लड़कियां आपस में बातें करने लगी और मैं समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रही थी। मैंने देखा था कि सारा दिन मेरा भाई घर पर नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वह दोपहर को खाना खाने आता था, लड़कियों की निगाहें उस पर टिकी रहती। वे सारे काम छोड़कर उसे देखने के बहाने ढूंढने लगती थी। पहले काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब से वह लड़कियों की मशीनें ठीक करने लगा था, तब से लड़कियां मेरे घर ज्यादा आने लगी थीं और अक्सर कोई ना कोई खाने की चीज छोड़ जाती थी। पहले मुझे लगा कि यह चीजें मेरे लिए लाती हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि सब कुछ मेरे भाई के लिए था। इसलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन खराब है, लेकिन तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? मेरी बात सुनकर लड़कियां अपने अपने काम पर लग गई। मैं अब बस अपने भाई के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन उसने तो दोपहर में ही घर आना था और तब तक मुझे सब्र करना था। मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं मोबाइल चलाना भी नहीं जानती थी, इसीलिए मैं फ्री बैठी थी। मैं किचन में जाकर सब्जी लेकर उन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। तभी मैंने रिया को एक लड़की के कान में कहते सुना, काशास दीदी की जगह मेरी मशीन खराब हो जाती। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की छुपाकर हंसने लगी और मैं नासमझी से रिया का चेहरा देखने लगी, जहां एक अजीब सी हसरत दिखाई दी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले रिया की ही मशीन खराब हुई थी और मेरे भाई ने उसकी मशीन अपने कमरे में ठीक क्यों की थी। इस बात ने मुझे अवहरण कर दिया था। दोपहर होते ही मेरा भाई घर आ गया। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, मैंने कहा, आज तुम्हारी दीदी की मशीन खराब हो गई है, जल्दी से इसे चेक करो। मैंने उसकी तरफ इशारा किया जहां मेरी मशीन रखी थी। भाई ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर मशीन की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी भली थी, मगर आज सुबह खराब हो गई। मेरी मशीन में अक्सर कपड़ा फंस जाता था और इसे ठीक करने का काम हमेशा मेरा भाई करता था। एक दिन मैंने उसे फिर से मशीन दिखाने के लिए बुलाया। उसने मशीन चलाई और देखा कि कपड़ा फिर से फंस रहा है। वह कहने लगा, दीदी आपकी मशीन में जंग लग गया है, इसे पूरी तरह खोलना पड़ेगा। मैं अनपढ़ थी और मुझे मशीनों की ज्यादा समझ नहीं थी, इसीलिए मैंने उससे कहा, मुझे इन सब की ज्यादा जानकारी नहीं है, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलने हैं। अगर देर हो गई तो मोहल्ले की ओर दें, दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएंगी। मेरी बात सुनकर मेरा भाई बोला, दीदी आप टेंशन क्यों ले रही है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। यह कहकर उसने मशीन ठीक करने का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह कहने लगा, दीदी इसे यहाँ ठीक नहीं कर पाऊंगा, इसे मेरे कमरे में ले चलिए। यह सुनकर मैं चौंक गई और उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने उससे पूछा, अंदर ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? वह थोड़ा घबराया और बोला, दीदी मैंने पहले ही बताया था कि मेरे औजार अंदर कमरे में रखे हुए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ।
लेकिन मेरा भाई कहने लगा, दीदी वह बहुत भारी है, आप उन्हें अकेले नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवानी है तो इसे मेरे कमरे में लेकर आ जाए, वरना मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई, क्योंकि मुझे हर हाल में आज ही मशीन ठीक करानी थी। मजबूरन मैंने उसकी बात मान ली और मशीन लेकर उसके कमरे में चली गई। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत उसके कमरे से बाहर और भाई दुकान पर चला गया और मैं सीधे अपने मम्मी पापा के पास पहुंची और उन्हें सब कुछ बता दिया। उनकी बात सुनकर मम्मी पापा बोले, अरे बच्चा है इसलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझा देंगे। मैंने जवाब दिया, आपका बेटा अब बच्चा नहीं बल्कि जवान हो चुका है। इससे पहले कि वह कोई और गलती कर बैठे, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मम्मी ने कहा, लड़की कहां से लाएं? मैंने कहा, इसकी फिक्र मत कीजिए, आप जिसे बच्चा समझ रहे हैं उसने पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मैंने मम्मी पापा को रिया के बारे में बताया और यह सुनकर वे हैरान रह गए। अगले दिन उन्होंने भाई से रिया के बारे में पूछा तो वह तुरंत खुशी से मान गया और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद मैं रिया के घर रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी कोई इनकार नहीं किया और 1 महीने के भीतर मेरा भाई की शादी हो गई। इस घटना ने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जब लड़का या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहली यह है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। दूसरी यह है कि अपनी इच्छाओं और सपनों का सम्मान करना जरूरी है। काजल ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हुए सही रास्ता चुना और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षानुभूति का होना आवश्यक है, तभी जीवन में संतुलन और खुशी बरकरार रहती है। काजल ने अपने परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी देखभाल की। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और आवश्यक होते हैं कठिन परिस्थितियों में भी। उसने हार मानने की बजाय मेहनत और लगन से समस्याओं का सामना किया और अपने परिवार की भलाई के लिए निरंतर प्रयास करती रही। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। काजल ने यह स्पष्ट किया कि परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि मिलजुल कर काम करने से ही परिवार मजबूत बनता है। उसने अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल की और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इससे हमें समझ में आता है कि परिवार का सहयोग किसी भी चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण होता है। रेशमा ने अपने सपनों और आत्मसम्मान की कद्र की और खुद की देखभाल कर अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और आकांक्षाओं को संजोते हुए उन्हें पूरा करने का प्रयास किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं और समस्याओं को समझना और उनका सम्मान करना एक स्वस्थ और खुशहाल करना कठिन हो सकता है, लेकिन हमें लचीलेपन के साथ बदलावों को अपनाना चाहिए। काजल की कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि एक व्यक्ति अपने प्रयासों और नेतृत्व से बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और परिवार के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। इससे यह साबित होता है कि सच्चे नेतृत्व का मतलब सिर्फ दिशा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना होता है। इस पूरी घटना ने मुझे सिखाया कि जब बच्चे जवान हो जाएं, तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी सिखा कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।